अपना अगला टॉपिक जो उसमें हमने कृषि के प्रकार क्या क्या है उसके, अब भारत की प्रमुख फसलों के बारे में, भारत की प्रमुख फसलें। देखिए, भारत की फसलों की जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा था पहले नंबर पे जो उत्पादन में हमारा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो चावल का है, दूसरे नंबर पे गेहूं है, फिर बाजरा, जौ, रागी, ये सारे आ जाते हैं। तो पहले हम खाद्य फसलों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चावल की। जो पहले नंबर पे, देखिए विश्व में चावल के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है और दूसरे नंबर पे भारत है। और तो ये देखना, तो और हमारी भारत की भी प्रमुख फसल, जितने भी तटवर्ती इलाके हैं भारत के, जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल है, तो ये पूरी की पूरी बेल्ट, एमपी वाला क्षेत्र, ये सारे के सारे कैसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी, देखिए चावल के लिए पानी चाहिए होता है, तो जहाँ पानी का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में चावल मुख्य रूप से कृषि और उनका मुख्य भोजन का। आप देखिए दक्षिण भारत जाएंगे तो उनका मुख्य भोज्य पदार्थ ही चावल है। आप उत्तर भारत आएंगे तब आपको गेहूँ, क्योंकि वहाँ जलीय क्षेत्र नहीं है, वहाँ ज़मीन है, तो ज़मीन पर गेहूँ, बाजरा इनका उत्पादन होता है। लेकिन भारत में फिर भी बात करें, सबसे ज़्यादा उत्पादन में पहले नंबर पर चावल का उत्पादन होता है। प्रमुख फसल है खरीफ की। अब मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया था किसकी फसल है, खरीफ की। खरीफ की फसल है। और कैसा पौधा है ये, अगर बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है, दो चीज़ तो खरीफ की फसल में आपको पहले ही बता चुकी थी, और किस मौसम में होता है ये हम आपको मेंशन कर ही चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु, तो देखो गर्मी में, लेकिन पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, उत्तर पूर्वी मानसून आता है, तो उस समय भी बारिश होती है सर्दियों के दिनों में, तो वहाँ पे रबी की, खरीफ की, जायद, तीनों मौसम में चावल उत्पादन होता है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र में तीनों मौसम में चावल का उत्पादन किया जाता है, चाहे खरीफ हो, चाहे रबी की टाइम हो, या चाहे जायद का टाइम हो, तीनों में उगाई जाती है। चावल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। देखिए समय के, शीतकालीन, सर्दियों में बोए जाना, एक होता है शरदकालीन, और तीसरा होता है ग्रीष्मकालीन। 3 टाइम पे होता है ये। तो इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे हम शरद काल की बात करें, शीतकाल की, इसमें कहते हैं अमन। ठीक है, इसे कहते हैं बोरो। सर्दियों का जो चावल होता है उसे वहाँ अमन के नाम से जाना जाता है, और गर्मियों के चावल को बोरो, और शरद काल के को जाना जाता है ओस। तो ये इसके नाम हैं। समय विशेष पे जो चावल पैदा होता है उसको उसी नाम से जाना जाता है। अगर चावल की खेती के लिए बात करें, मिट्टी कैसी चाहिए, मिट्टी, मृदा, चिकनी मिट्टी, जिसमें जल धारण, वाष्पीकरण कम से कम हो। देखिए चिकनी मिट्टी होगी तो पानी से वाष्पीकरण की मात्रा कम होगी, वाष्पीकरण होगा, कम होगा तो पानी लंबे समय तक खेती में भरा रहेगा, और जो कि चावल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ऐसी मिट्टी जिसमें से वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम से कम हो, तो वो कौन सी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी। तो इसके लिए सबसे उत्तम किस्म की मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी, क्योंकि उसमें से वाष्पीकरण कम होता है, पानी लंबे समय तक आर्द्रता बनी रहती है। इसके लिए तापमान की बात करें तो तापमान चाहिए लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर चाहिए। वर्षा की बात करें, औसत वर्षा औसतन 100 सेंटीमीटर इसके लिए, क्योंकि पानी की आवश्यकता है, मैंने पहले कहा पानी की फसल है, 100 सेंटीमीटर तो चाहिए ही चाहिए एवरेजन इसमें पानी से, और इससे भी अधिक, ऐसा नहीं 100 पे ही, 100 सेंटीमीटर से अधिक, अधिक में बहुत अच्छा होगा। पानी की तो, चावल तो पानी की फसल है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, भारत में अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो चावल होता है वो होता है अपना
ठीक है। भारत में चावल के क्षेत्र में देखिए ये बता रही चावल का है, जहाँ जहाँ मैं चावल लिख रही हूँ, चावल चावल, इसको नामाक्षर विधि कहते हैं। आपने प्रैक्टिकल में भी देखा होगा, सिर्फ किसी फसल का पहला नाम लिख दें या पूरा नाम लिख दें तो वो नामाक्षर विधि में आता है। चावल चावल चावल, एमपी में भी चावल होता है, तो ये कर्नाटक में भी चावल थोड़ी बहुत मात्रा में होता है। तो ये चावल के क्षेत्र हैं जहाँ चावल का उत्पादन किया जा रहा है। तो आपके पश्चिमी बंगाल है, असम है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, झारखंड में भी होता है, ये छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। तो ये सारे देखिए, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, ये आपका आंध्र प्रदेश में तेलंगाना वाला क्षेत्र में भी, ये तेलंगाना वाला क्षेत्र, तेलंगाना, ठीक है। तमिलनाडु मैंने आपको बताया था ना, सर्दियों में भी बारिश से वहाँ होता है। केरल, कर्नाटक में भी होता है। तो ये चावल के मुख्य क्षेत्र होने को तो अन्य क्षेत्रों में भी होता है, ऐसा थोड़ा ना कि चावल सिर्फ यहीं होता है। चावल कुछ मात्रा में अपना जो आपका इलाका है, नागालैंड में भी होता है, मिज़ोरम में भी होता है, ये मुख्य क्षेत्र, लेकिन ज़्यादा मात्रा में उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ पश्चिमी पूर्वी डेल्टाई क्षेत्र, देखिए चावल के लिए सीधे सीधे ध्यान रखिए तटवर्ती इलाके सारे, ठीक है। डेल्टाई क्षेत्र या कृष्णा का डेल्टा या कावेरी का डेल्टा, ये कृष्णा कावेरी, गोदावरी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये डेल्टाई क्षेत्र सारे के सारे क्या हैं, चावल उत्पादन के सबसे उत्तम क्षेत्र हैं। और जहाँ नदियाँ हैं तो ये गंगा नदी का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का तो कवर करके आएंगे, जाहिर सी बात है। तो इन क्षेत्र में जहाँ इनका मैदान उपलब्ध होगा, पानी की उपलब्धता होगी, उन क्षेत्रों में इसका उत्पादन अच्छा होगा। इसके अलावा ये हिमालय के निचले पर्वत पदीय क्षेत्रों में भी हो जाती है। इसकी अगर मैं किस्मों की बात करूं तो कई नामों से, जैसे जमुना है, करुणा है, जया है, पद्मा है। इसकी किस्म की बात करें, किस्म किन किन किस्में, जया के नाम से आएगी, करुणा के नाम से आता है, पद्मा के नाम, एक आपने सुना होगा गोल्डन राइस, बहुत कॉमन है, पीले कलर का जो चावल बनता है आजकल, गोल्डन राइस। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको, क्योंकि हम लोग देखते हैं, देखिए चावल में क्या होता है, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए बीटा कैरोटीन मिला के एक चावल बनाया गया है जिसको कहते हैं गोल्डन राइस। क्या, आनुवांशिक विज्ञान की सहायता से बीटा कैरोटीन किसमें, चावल में मिलाया गया है, B12 की कमी पूरी करने की, कमी को दूर करने के लिए, ठीक है। जैसे ही बीटा के आनुवांशिक मैंने लैब में तैयार किया, शंकर भी, बीटा कैरोटीन मिल गया, इसमें आ गया और चावल का रंग क्या हो गया, येलो हो गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं, गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। इसमें बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा होता है, और जो शरीर के अंदर, सॉरी B12 नहीं, ए, विटामिन ए, जैसे ही हम इसको खाते हैं गोल्डन राइस को, हमारी बॉडी में जाके ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे अंदर शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। तो उत्तम किस में विटामिन ए की पूर्ति अगर हमें शरीर में करनी है, गोल्डन राइस खा लो। जो विधियों की बात करें तो जापान और फिलीपींस में चावल डपो विधि से उगाया जाता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति जैव उर्वरक के रूप में अजोला, नीरहलित शैवाल का प्रयोग किया जाता है इसके उत्पादन में। भारत का स्थान निर्यातकों में तो भारत पहले नंबर पे है। देखिए उत्पादन में पहला नंबर चीन का है, उत्पादन में अगर पहला नंबर बात करें किसका है, उत्पादन में पहला नंबर तो है चीन का और दूसरा नंबर अपने भारत का है। लेकिन निर्यात मतलब बेचने में, निर्यातक में पहला स्थान अपने भारत का है, दूसरा स्थान थाईलैंड और मलेशिया वाले क्षेत्र का है। तो हम बाहर विदेशों को बहुत भेज रहे हैं अपने यहाँ का चावल, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर है निर्यातक में, ये आपको ध्यान रखना है, थाईलैंड और वियतनाम आता है। अब चावल में मैं बात करूँ क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट 65 से 75% पाया जाता है, बहुत अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। अगर बात करें प्रोटीन, चावल में प्रोटीन पाया जाता है मात्र 6 से 7%। देखिए 6-7, 5-5 जुड़ गया, यहाँ 6-7 है, सिर्फ ये अंतर है।
6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। और वसा की बात करें तो वसा सबसे कम पाया जाता है, वसा 2.5% वसा। और सब लोग कहते हैं चावल खाने से मोटे हो गए, तो वसा होगा तभी। ऐसा नहीं है चावल खाने से मोटे होते हैं, वो तो आपके शरीर की संरचना, आप कितना वर्क कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें वसा तो 2.5% ही होता है, तो ये कैसे मोटा कर देगा, सीधी सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में कृषि निदेशालय के द्वारा जो एक विकसित की प्रथम बौनी प्रजाति धान की, उसका नाम जया था। प्रथम बौनी प्रजाति किसकी, चावल की, कहाँ की गई थी, कृषि अनुसंधान विकास परिषद, उसका नाम है जया। अच्छा क्वेश्चन है, याद आ गया इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो जया पहली प्रजाति है भारत चावल की, बनाई गई थी। केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपने कई चावल देखे होंगे बड़े चमकीले आते हैं, ऐसा लगता है पॉलिश हो रही है। तो ऐसे चावल जिन पे पॉलिश की जाती है उनमें विटामिन बी की कमी हो जाती है, क्योंकि उसमें थायमिन चला जाता है। आप चावल को बहुत ज़्यादा धो देते हो ना, तो भी उसमें से विटामिन बी की कमी हो जाती है, थायमिन के तत्व कम हो जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे चावल के क्षेत्र, चावल उत्पादक इलाके। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं गेहूँ। ठीक है, चावल के बाद अपनी दूसरी प्रमुख उत्पादक जो फसल है वो है गेहूं। और गेहूं कैसी फसल है, देखिए वो तो थी अपनी कई की खरीफ की, ये कई की फसल है, रबी की फसल। सर्दियों का टाइम आ गया, इसी समय बोई जाएगी और मार्च अप्रैल मई में ये काट ली जाएगी। ठीक है, तो कैसी मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी, ठंडी जलवायु मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। जलवायु थोड़ी सी कैसी होनी चाहिए, ठंडी, बोते समय, पकते समय नहीं, पकते समय तो तीव्र तेज प्रकाश चाहिए। ठीक है, जल या वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के मध्य जल की आपूर्ति होनी चाहिए। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर इसके लिए चाहिए होती है। और टेम्परेचर की बात करें तो बोते समय तो चाहिए तापमान, देखिए बोते समय होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस। देखिए बो रहे हैं उस समय, मैंने कहा ना अब इन्हीं दिनों में अब टेम्परेचर देखिए धीरे धीरे कम होता जाएगा, इन दिनों बोई जाएगी। और वृद्धि के समय 15 से, लेकिन पकते समय मार्च अप्रैल वाले उस समय, हम फरवरी मार्च में आ गए, देखिए होली के आसपास ना, पकते समय 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तो 3 बोते समय 10, 5 बढ़ा दो, फिर 5 बढ़ा दो, तो 5-5 का अंतराल करते हुए इसके तापमान का रेशो होता है। इसके लिए देखिए भारत की जो कुल कृषि योग्य भूमि, धान के बाद अपनी मैंने कहा था दूसरी फसल है। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभ मिला था वो गेहूँ को मिला था। और इससे हरित क्रांति से ना केवल उत्पादन बढ़ा गेहूं का, बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई थी। अब इसकी बात करें गेहूं की, हम उत्पादक क्षेत्र की गेहूं, तो उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, सॉरी, ठीक है, भारत का हिस्सा हो गया। पंजाब गेहूं, हरियाणा, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, यूपी वाला क्षेत्र, एमपी, गुजरात का ये वाला हिस्सा, गुजरात,
पर्वतपदीय क्षेत्र, पर्वत के निचले वाले क्षेत्रों में, वहाँ पे भी इसका उत्पादन होता है। तो गेहूँ मैंने कहा दूसरी फसल है। तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, MP, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में गेहूँ होता है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। देखिए गेहूँ भी एक होता है शुष्क प्रदेश में होने वाला गेहूँ और एक सामान्य प्रदेश में। शुष्क प्रदेश में जो गेहूँ होता है उसको कहते हैं मैक्रोनी। ये शुष्क प्रदेश में होने वाला गेहूं है। और आपने मैक्रोनी देखा ही है, आपने खाने के आजकल मैगी पास्ता के अलावा मैक्रोनी बताया, मोटा होता है, थोड़ा सा इसका रंग भी बदल जाता है, थोड़ा लालिमा ये हो जाता है और कम पानी में भी ये पैदा हो जाता है मैक्रोनी वाला। तो दक्षिण भारत में भी किया जा रहा है इसका उत्पादन, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो हो गए इसके प्रमुख क्षेत्र। और जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, तो मैं आपको राजस्थान है, गुजरात है, मध्य वहाँ पे है, इसे कठोर गेहूं भी कहते हैं मैक्रोनी को, ठीक है। एक मैं आपको प्रजाति इसमें बनाई गई है, ट्रिटिकेल प्रजाति है गेहूं की। अब ये किससे बनाई गई है? देखिए गेहूं प्लस राई के संकर से बनी है। तो उसको गेहूं और राई के दोनों के गुण लेके जो नई प्रजाति बनाई गई है वो है ट्रिटिकेल प्रजाति। वो गेहूं की ही है, ट्रिटिकेल है ना, राई को आप ध्यान रख लीजिएगा, वैज्ञानिकों ने बनाया। इसके अलावा करनाल, बंटे, रस्ट गेहूं की ये प्रमुख रोग भी इसमें लग जाते हैं। इसके अलावा बात करें, इसके नाम कल्याण है, सोना है। आपको गेहूं के तो नाम आपको पता ही होगा। गेहूं की क्या बोलते हैं, किस्म कल्याण है, लोकमन है, 1482 है, और आपके कौन कौन से हैं, सोनालिका है आदि। जो नाम कॉमन सुने हुए वो मैंने आपको लिख दिए हैं। तो ये गेहूं की किस्में हैं, और किस्में किस आधार पर बनती है? उसकी गुणवत्ता। जितनी अच्छी गुणवत्ता होगी, जितना मोटा दाना होगा, स्पष्ट होगा, वो महंगा मिलेगा, और जो पिचका हुआ, काला पड़ा हुआ होगा, उतना घटिया किस्म का हो जाता है। तो किस्मों में बांट देते हैं। जब फसल आती है तो आपको पता है मंडी में, अनाज मंडी में जाके उनको निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण, फिर उसकी किस्म निर्धारित कर दी जाती है, उसी के आधार पर